हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका एजुकेटर किशन भारती आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 12 बायोलॉजी 2025 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। दोस्तों, ये वही क्वेश्चन यहाँ पर हम पढ़ेंगे जो इस बार परीक्षा में आने ही वाले हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करता हूँ। देखिए, यहाँ पर मैं जितने भी सारे प्रश्न बताऊंगा उनके आंसर भी बताऊंगा और विथ समझाऊंगा भी। ठीक, तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करता हूं। कि दोस्तों, यहाँ पर मैं जितने भी सारे प्रश्न बताऊंगा उनके आंसर भी बताऊंगा और समझाऊंगा भी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करता हूं। देखिए, यहाँ पर आपका पहला प्रश्न क्या है। चलिए देखिए, पहला प्रश्न देखिए, अनिषेक जनन से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण दीजिए। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए उत्तर देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर उत्तर लिखा है। उत्तर में हमने यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए, बिना निषेचन के, अर्थात बिना, जो अनिषेक जनन होता है ये बिना निषेचन के होता है। ठीक, देखिए, बिना निषेचन के अर्थात अनिषेचित बीजांड द्वारा अंकुरित भ्रूण बीज का विकसित होना अनिषेक जनन कहलाता है। ठीक, देखिए, बिना निषेचन के ही जो अंकुरित भ्रूण होता है उसका जो विकास होना ही क्या कहलाता है, अनिषेक जनन कहलाता है। उदाहरण के लिए देखिए, क्या है, धतूरा है और आलू। ठीक, आलू और धतूरा में क्या होता है, अनिषेक जनन होता है। क्या होता है, अनिषेक जनन होता है। ठीक, तो ये इसका आंसर हो गया। देखिए दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सभी को एक बार देख जरूर लीजिए। ठीक, चलिए देखिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न क्या है, भ्रूणपोष का विकास आवृतबीजी पौधे में किस प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है। ठीक, देखिए, जो भ्रूणपोष होता है, ठीक, भ्रूणपोष जो होता है ये आवृतबीजी पौधों में किस प्रक्रिया के फलस्वरूप ये होता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, उत्तर में हमने यहाँ पर क्या लिखा है। चलिए देखिए, उत्तर में आप देख लीजिए, यहाँ पर जो भ्रूणपोष का विकास इन पौधों में द्विनिषेचन के साथ त्रिसंयुग्मन द्वितीय केंद्रक के एक नर युग्मक के साथ संलयित होने से होता है। ठीक, तो यहाँ पर ये इसका उत्तर हो गया। ठीक, चलिए, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक दोस्तों, इसी तरह से आपको लिखना है, बहुत छोटे छोटे यहाँ पर उत्तर मैंने सटीक भाषा में लिखा है, सटीक शब्दों में लिखा है, जो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न क्या है, देखिए, पुंसन से क्या तात्पर्य है। देखिए, जो बी पुंसन है इससे क्या तात्पर्य है। ठीक, तो चलिए यहाँ पर देखिए, उत्तर में देख लेते हैं हमने यहाँ पर क्या लिखा है, बी पुंसन द्विलिंगी पुष्पों में पराग स्फुटन से पूर्व पुंकेसरों को पृथक करना विपुंसन कहलाता है। ठीक, देखिए, ये जो ये घटना होती है ये सब पौधों यानी पुष्पों में हो रहा है। ठीक, ये पुष्पों के लिए है। ठीक, तो जो विपुंसन होता है ये क्या होता है, ये द्विलिंगी पुष्पों में पराग, जो पराग है उसका स्फुटन जब होता है तो स्फुटन के पूर्व जो पुंकेसर को पृथक करना ही क्या कहलाता है, विपुंसन कहलाता है। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। चौथा चौथा प्रश्न हमारा क्या है, देखिए, टूला तथा ब्लस्टुला में एक अंतर दिए। ठीक, देखिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए है ये। मोरुला और ब्लालुस्टा ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए देख लेते हैं इसका अंतर क्या होता है। देखिए, यहाँ पर उत्तर देखेंगे, युग्मनज के विदलन के फलस्वरूप कोशिकाओं से बनी ठोस गेंद सरद संरचना मेरुला कहलाती है। ठीक, देखिए, ये मेरुला क्या होता है, तो युग्मनज के विदलन के फलस्वरूप कोशिकाओं से बनी ठोस गेंद सदृश संरचना मेरुला कहलाती है। ठीक, चलिए अब देखते हैं ब्लालुस्टा क्या कहलाता है। तो ब्लालुस्टा अवस्था में खोखले गेंद सदस्य भ्रूण में कोरक गुहा या अष्टोसील पाई जाती है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, दोनों में अंतर यहाँ पर लिखा है, दोनों का अंतर आपको ऐसे लिख देना है। ठीक, अंतर मैंने आपको एक बार बताया था। अंतर आप चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अंतर इधर लिखिए और अंतर इधर लिखिए। ठीक, तो इस तरह से लिखेंगे तो कुछ ज्यादा ही ठीक रहेगा। ठीक, फिलहाल नंबर नहीं कटेंगे, आप दोनों तरीकों में से आप किसी में से आप लिख दीजिए, आपके नंबर नहीं कटेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे अपना। नेक्स्ट प्रश्न पांचवा क्या है, देखिए, भ्रूण के मेसोडर्म स्तर द्वारा विकसित किन्हीं चार अंगों के नाम लिखे। ठीक, तो देखिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक, चलिए देख लेते हैं इसका उत्तर। नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे उसका उत्तर क्या है। चलिए देख लेते हैं उत्तर इसका। चलिए देखिए, यहाँ पर उत्तर, यहाँ पर हमने लिखा उत्तर क्या है, देखिए, इसमें विभिन्न अंगों की प्रारंभिक रचना बनती है, जैसे रुधिर, वृक्क, हृदय, जनन, त्वचा की डर्मिस आदि का उद्भव भ्रूणीय मेसोडर्म से होता है। ठीक, तो यहाँ पर इसके यहाँ पर देखिए 5 हैं, तो पांचों को हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक, यानी 4 पूछा गया तो यहाँ पर 4 से 5 लिखे हैं, आप यहाँ से कोई 4 से 5 आपको लिख देना है। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। छठा क्या है, आवर्त चक्र क्या है। ठीक, देखिए, आवर्त चक्र क्या है, वही पीरियड्स, ये क्या होता है। चलिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर की दृष्टि से आपको पता होना चाहिए। ठीक, चलिए देख लेते हैं क्या है। चलिए देखिए, उत्तर में यहाँ पर क्या लिखा है, आवर्त चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्त्री के जनन पात्र मुख्यतः गर्भाशय तथा फॉलोपियन नलिका प्राथमिक जनन अंग अंडाशय तथा हार्मोन स्तर में होने वाले चक्रीय परिवर्तनों को महावरी अथवा आवर्त चक्र कहते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका। ठीक,
बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रश्न आपके लिए, स्टार बना लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, जो आवर्त चक्र है। ठीक, चलिए फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर 7वां प्रश्न क्या है, उन कोशिकाओं का नाम लिखिए जो विकसित हो रहे शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न। 2024 में ये आ गया है, 2024 में आया था। ठीक, तो इस बार भी आने की संभावना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक, चलिए उत्तर में क्या है, उत्तर में देखिए साइटोलिक कोशिकाएं होती है। क्या होती हैं, साइटोलिक कोशिकाएं होती है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये जो कोशिका होती है शुक्राणुओं को क्या करती हैं, पोषण प्रदान करती है। क्या करती हैं, शुक्राणुओं को पोषण प्रदान कराती हैं। ठीक, चलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये आपके लिए। चलिए इसको भी आप देख लीजिए। चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 8वां, शुक्राणु जनन को परिभाषित कीजिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। जितने भी यहाँ पे मैं प्रश्न करा रहा हूँ सारे बेहद इंपॉर्टेंट हैं आपकी परीक्षा के लिए। ठीक, तो सारे प्रश्नों को आप एक बार तैयार जरूर से जरूर कर लेंगे परीक्षा देने से पहले। ठीक, चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं क्या होता है। स्पर्मेटेड के चल शुक्राणुओं के कायांतरण को शुक्राणु जनन या फिर शुक्राशय स्थानांतरण कहा जाता है, या शुक्र जनन प्रक्रिया एक चरण में होती है। देखिए ये एक चरण में ये प्रक्रिया होती है, जो शुक्राणु जनन की जो प्रक्रिया होती है ये एक ही चरण में होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका 9वां क्या है, एसटीडी का पूरा नाम बताइए। देखिए एसटीडी जो है इसका पूरा नाम क्या है, एसटीडी इसका पूरा नाम क्या है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो पूरा नाम के लिखने के लिए आते हैं तो इसमें से एक प्रश्न आपको डेफिनेटली परीक्षा में मिलेगा। देखिए किस पर आ सकता है, तो जैसे आ सकता है एड्स पे आ सकता है, एचआई पर का पूरा नाम बताइए, एड्स का पूरा नाम बताइए, या फिर एनएडीपी का पूरा नाम बताइए, या फिर इसी प्रकार से नहीं आते हैं बहुत सारे, तो उसमें में से आप कोई ना कोई आएगा। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए। ठीक, तो इसका पूरा नाम क्या होता है, चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नाम लिखा है सेक्सुअली ट्रांसमिट डिसीज, यौन संचारित रोग या रतिज रोग। देखिए ये इसका फुल फॉर्म होता है, आपको फुल फॉर्म जरूर से जरूर याद कर लेना है। ठीक, इसका जो फुल फॉर्म है आप ज्यादातर आप इंग्लिश में ही लिखेंगे। ठीक, इसका जो फुल फॉर्म लिखा है आपको इंग्लिश में ही लिखना है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही लिखना है, तभी आपके नंबर मिलेंगे। ठीक, तो आपको इंग्लिश जरूर से जरूर में आपको लिखना है। ठीक, या जनन मार्ग संक्रमण भी कहा जाता है। ठीक, तो ये क्या, तो ये क्या कहा जाता है, देखिए आरटीआई कहा जाता है। क्या, आरटीआई। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है आरटीआई का, तो इसका देखिए यहाँ पर लिखा है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है। ठीक, क्या होता है, देखिए यहाँ पर लिखा है, दोनों का फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए। देखिए किसका किसका, एसटीडी और यहाँ पर आरटीआई, इन दोनों का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक, दोनों। ठीक, चलिए दोनों को आप याद कर लीजिए। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 10वां क्या है, उलवेदन जांच किसे कहते हैं। देखिए उलवेदन जांच क्या होते हैं आपको पता होगा, क्या होता है। देखिए इसमें क्या होता है, इस जांच में देखिए होता है जो भ्रूण होता है उसके लिंग की परीक्षण किया जाता है। क्या, लिंग परीक्षण के लिए उलवेदन जांच होती है। देखिए यहाँ पर लिखा, हमने यहाँ पर लिख दिया है, भ्रूण के लिंग परीक्षण के लिए उलवेदन जांच की जाती है। ठीक, कराई जाती है या फिर की जाती है, बात वही है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक, तो ये क्या है, देखिए उलवेदन जो जांच है ये कानूनी होती है। ठीक, क्या होगा, चलिए अभी आगे यहाँ क्वेश्चन है उसमें आप समझ जाएंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट पेज पे देखेंगे अपना क्वेश्चन। चलिए यहाँ पर देखिए, चलिए देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रश्न नंबर 11 देखेंगे, एमटीपी। एमटीपी क्या होता है, देखिए एमटीपी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है आपका एमटीपी। देखिए एमटीपी क्या है, इसे कब कानूनी मान्यता मिली है। ठीक, तो जो एमटीपी है ये क्या है, इसको मान्यता कब मिली थी। ठीक, तो यहाँ पर देखिए एमटीपी जो, इसका पहले फुल फॉर्म देखिए क्या होता है, इसका फुल फॉर्म देखिए, तो इसका फुल फॉर्म है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक, इसका ये इंग्लिश में फुल फॉर्म हो गया। ठीक, फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। ठीक, मैंने आपको पहले ही बता दिया, चाहे इस पे आ जाए या फिर कोई ना कोई एक फुल फॉर्म लिखने को आएगा। ठीक, तो इसको आपको याद करना है। ठीक, कर लीजिए। अब इसका हिंदी में क्या होता है, देखिए हिंदी में क्या है, सगर्भता का चिकित्सीय समापन। क्या है, सगर्भता का चिकित्सीय समापन होता है। हिंदी में इसका मतलब ये होगा, भारत सरकार ने इससे सन 1971 ईस्वी में कानूनी मान्यता प्राप्त की। ठीक, कब की थी, 1971 ईस्वी। ईस्वी जो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको आप याद जरूर कर लेंगे, कब की थी, तो 1971 ईस्वी में कानूनी मान्यता प्रदान की थी। ठीक, कब की थी, तो 1971 में की। ठीक, चलिए इसको भी आप याद कर लेंगे। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना यहाँ पर प्रश्न नंबर 12। ठीक, देखिए उलवेदन का एक धनात्मक तथा एक ऋणात्मक अनुप्रयोग बताइए। देखिए वही है जो अभी यहाँ पर प्रश्न आपको हमने दिखाया था। ठीक, तो यहाँ पर देखिए उलवेदन में क्या हुआ था, तो हमने आपको बताया था, इसमें जो है भ्रूण का लिंग परीक्षण किया जाता है। ठीक, कि वो मेल या फीमेल, यानी कि वो लड़का है या फिर लड़की है। ठीक, तो यहाँ पर इसी जो प्रक्रिया है इसी से पता चलता है, यानी इसी जांच से पता चलता है। ठीक, तो यहाँ पर चलिए इसको उत्तर देखते हैं। यहाँ पर देखिए
क्वेश्चन क्या कह रहा है, उलवेदन का एक धनात्मक और ऋणात्मक अनुप्रयोग बताए। एक धनात्मक बताना है, एक ऋणात्मक बताना है। ठीक, तो यहाँ पर धनात्मक देखते हैं, सबसे पहले उत्तर में धनात्मक अनुप्रयोग। ठीक, तो इसमें क्या होता है, या भ्रूणीय अवस्था में आनुवांशिक रोग की जांच में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक, ये जो बच्चा होता है, यानी जो लड़का होता है, वो जो पेट में होता है, तो उसमें आनुवांशिक जो रोग होते हैं, उनकी जांच में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक, यानी जो गर्भ में बच्चा है, तो उससे इस जांच से उसका पता चल जाएगा कि उसमें आनुवांशिक रोग तो नहीं है। ठीक, तो ये इसका हो गया धनात्मक प्रयोग है। ठीक, धनात्मक हो गया। अब इसमें देखिए ऋणात्मक प्रयोग का, यहाँ पर देखिए ऋणात्मक जो अनुप्रयोग है, उसमें क्या होता है, या मादा भ्रूण हत्या को बढ़ावा देता है। देखिए ये क्या होता है, देखिए ये ऐसा होता है कि जो ऐसा होता है कि मतलब कुछ लोगों को ऐसा होता है कि लड़के ही लड़के होते हैं, तो वो क्या कराते हैं कि पहले जांच करा लेंगे, यदि वो लड़की होती है तो उसकी हत्या करा देते हैं। ठीक, इसी जांच को नहीं अब की जाती, यानी इस समय जो ये जांच नहीं होती कि क्योंकि इसमें देखिए जो फीमेल होती हैं उनकी बहुत सारी हत्या हो जाती थी। ठीक, तो इसलिए इस जांच को यानी कानूनी मान्यता प्राप्त कर दी। इस पे अगर कोई कराता है तो उसे कानूनी सजा मिलती है। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर 13 क्या है, परिवार नियोजन की स्थायी विधियां क्या है। देखिए परिवार जो नियोजन की स्थायी विधियां क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक प्रश्न जरूर आएगा, या फिर जनसंख्या वृद्धि आ जाए या परिवार नियोजन की विधि आ जाए, तो इन दोनों में से एक तो एक डेफिनेटली आएगा, दोनों आप तैयार कर लेंगे। ठीक, चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। यहाँ पर पुरुषों में शुक्र वाहिका अनुच्छेदन तथा स्त्रियों में ट्यूबेक्टॉमी परिवार नियोजन की स्थायी विधियां हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, थोड़ा इसमें समझ लीजिए। देखिए जो पुरुषों में होता है, पुरुषों में क्या होता है, पुरुषों में शुक्र वाहिका अनुच्छेदन, जो पुरुष में जो क्या होता है, शुक्रवाहिनी है, जो शुक्राणु से जुड़ी होती है शुक्रवाहिनियां, उनको क्या करता है, काट दिया। जैसे ये मान लीजिए शुक्रवाहिनियां, तो इनको बीच से काट के इसको इधर मान देते हैं और इसको इधर मान देते हैं, तो इससे क्या होता है, शुक्राणु नहीं बनते हैं। ठीक, ये पुरुषों के हो गया। अब स्त्रियों में कैसे होता है, तो स्त्रियों में जो उनकी अंडवाहिनियां होती हैं उनको काट कर बांध दिया जाता है। ठीक, तो ये दोनों में होता है। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 14 नंबर प्रश्न क्या है, 14 नंबर प्रश्न देखिए, देखिए क्या है, परागण को परिभाषित कीजिए। देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका परागण। देखिए यहाँ पर टिक पड़े, यहाँ पर प्रश्न समझ लीजिए, फिर इसका हम उत्तर समझाते हैं। देखिए परागण से रिलेटेड आपको मैं 4 से 5 प्रश्न बताता हूँ, उनमें से एक ना एक तो पक्का ही आएगा। ठीक, देखिए पहला प्रश्न क्या है, देखिए परागण किसे कहते हैं, इस तरह से आपसे पूछ लेगा। ठीक, फिर पूछ लेगा परागण के प्रकार। देखिए परागण कितने प्रकार के होते हैं, परागण 2 प्रकार के होते हैं, स्वपरागण होता है, परपरागण होता है, फिर इसके अंतर्गत भी होते हैं। ठीक, ये इस तरह से पूछ लेगा, या फिर स्वपरागण के लाभ तथा हानि, या फिर पर परागण के लाभ तथा हानि। तो इस तरह से 4-5 प्रश्न बनते हैं, तो आपको सारे प्रश्न आपको तैयार कर लेने। ठीक, एक प्रश्न जो है 100% आएगा, कितने परसेंट, 100% मिलेगा आपको परीक्षा में। ठीक, तो आप तैयार जरूर कर लेंगे। ठीक, चलिए देख लेते हैं परागण किसे कहते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं, पराग कणों का पराग कोष से मुक्त होकर उसी प्रजाति के पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण परागण कहलाता है। ठीक, यानी जो पराग कण होते हैं, जो पुष्पों में जो पराग कण होते हैं, उनका पराग कोषों से निकल कर, ठीक, मुक्त होकर यानी निकल कर उसी प्रजाति के, यानी उसी प्रजाति के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो क्रिया है, वो क्या कहलाती है, परागण कहलाती है। स्थानांतरण यानी पहुंचने की जो प्रक्रिया है, वही कहलाती है परागण कहलाती है। ठीक, चलिए आपको आई होप समझ में आया होगा। ठीक, देखिए इसमें क्या होता है, इसमें दो पुष्प दो पुष्प होते हैं। कितने पुष्प होते हैं, 2 पुष्प। इस पुष्प पे देखिए पुष्प पे जो पराग कण होते हैं, वो इस पुष्प के जो पराग कोष, इस पुष्प के जो वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो क्रिया है, वही परागण कहलाती है। ठीक, चलिए आपको समझ में आया होगा। यह 2 प्रकार का होता है। देखिए कौन कौन सा, स्वपरागण होता है, एक परपरागण होता है। ठीक, फिर इनके अंतर्गत भी होता है, लेकिन वो ज्यादा आप इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप स्वपरागण परपरागण इतना ही पढ़िए, लाभ और हानि ये पढ़ लीजिए। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे अपना, हम 15 नंबर प्रश्न देखेंगे। देखिए 15 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जलीय परागण करने वाले किन्हीं 2 पौधों के नाम लिखिए। देखिए जलीय जो जल में परागण करते हो, वैसे पौधे के 2 नाम लिखिए। ठीक, तो देखिए उत्तर में क्या है, देखिए यहाँ पर 3 लिखे हैं, चलिए 2 आपको याद कर लेना है। ठीक, एक तो हो गया हाइड्रला हो गया। ठीक, फिर दूसरा क्या है, बेलीसीरिया, क्या है, बेलीसीरिया हो गई, ये आपको याद करना है। या फिर क्या तीसरा देखिए क्या है, जोस्टीरा, क्या है, जोस्टीरा है। तो 3 यहाँ पर लिखा है, 3 में से कोई आपको 2 लिख देना, परीक्षा में आपके नंबर मिल जाएंगे। ठीक, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको इंपॉर्टेंट आपके 15 प्रश्न बताए। कितने प्रश्न बताएं, 15 बताएं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक, इन प्रश्नों को आपको हल्के में नहीं लेना है, इन सारे प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिए। ठीक, तो दोस्तों मैं आपको से यही कहूंगा कि यदि आज की इस वीडियो से कुछ नया सीखे हो, तो इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए दोस्तों मिलता हूं फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए लव यू, बाय बाय, टेक केयर।